हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी लेकर आए हैं, मतलब मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रेम घन की छाया स्मृति। वो जो चैप्टर है, उस चैप्टर के मैं कौन से करवाऊंगी, गद्यांश पर आधारित जो एमसीक्यूज है वो करवाऊंगी। गद्यांश पर आधारित मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपके चैप्टर का उठाकर, और फिर आप सभी से उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आएंगे। काफी सारे मैं गद्यांश लेकर आई हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को यूनिक क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। इसके साथ साथ प्रेम घन की छाया स्मृति के एमसीक्यूज में पहले भी करवा चुकी हूँ। ये गद्यांश पर आधारित है, पैराग्राफ पर आधारित है आपके, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट साथ साथ में करते हुए चलना ही है आप सभी को। मैं रीड कर देती हूँ फटाफट। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए। मील डेढ़ ये जो है हमने रीड किया हुआ है, तो 1 मिनट आप सभी रीड कर लो वीडियो को पॉज करके, और फिर हम जो है अपना आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट रीड करो, और फिर उसके बाद क्योंकि मैं एक एक लाइन रीड करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए फटाफट रीड करते चलो। तो मैं यही मान रही हूँ कि आप सभी ने रीड कर लिया होगा। अब हमारे एमसीक्यूज आ गए हैं, तो एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि भाई पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ना हो जाएगा, क्योंकि मैं रीड करूंगी। बहुत सारे हमारे पैराग्राफ हमारे सामने, तो सारे पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट कर दिया तो टाइम तो सारा रीडिंग में चला जाएगा, और आप सभी के पास इतना टाइम है नहीं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो प्रेम घन की छाया स्मृति के लेखक कौन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। पहली बात तो ये, आपको चैप्टर का कोई भी चैप्टर का पैराग्राफ दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है, तो आपको वो पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से आया है। तो पहला तो यही प्रश्न बन जाता है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, या फिर इसका लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है पंडित चंद्रधर, दूसरा भीष्म साहनी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चौथा निर्मल वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक बता दिया होगा आप सभी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। गद्यांश के अनुसार लेखक का रुझान किस ओर था। तो लेखक का रुझान जो था वो किस तरफ था। पहला ऑप्शन खेलों की ओर, दूसरा संगीत की ओर, तीसरा साहित्य की ओर, और चौथा व्यापार की ओर। तो आप सभी को पता होगा लेखक के जो पिता हैं वो क्या करते थे। लेखक जो क्या करता था, पुस्तकें वगैरह पढ़ता रहता था, अपने सिलेबस के बाहर की जो पुस्तकें होती है, यानी कि साहित्य वगैरह पढ़ने में उसे आनंद आता था। तो लेखक के पिता को डर था कि कभी इसका जो मन है या फिर जो मस्तिष्क है वो पढ़ाई से दूर न हट जाए। तो लेखक के पिता क्या करते थे, उसकी जो भी बुक्स वगैरह होती थी, जो भी साहित्य की बुक्स वगैरह होती थी, उन्हें वो छिपा देते थे, और साहित्य की बुक्स वगैरह आनी भी बंद हो गई थी उनके घर पर। तो ये बात जो है लेखक अपने इस प्रेम घन की छाया स्मृति में बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सी वाला ठीक हो जाएगा। साहित्य की ओर जो था उनका रुझान था स्टार्टिंग से ही। आगे देखते हैं। फिर भी जो लेखक है, बुक्स नहीं आती थी घर पे, फिर भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, ये भी बताया लेखक ने अपने इस चैप्टर में। यानी कि अपना जो ये लिखा है लेखक ने प्रेम घन की छाया स्मृति। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, लेखक की कितनी वर्ष की आयु में भारतेंदु के प्रति अपूर्व भावना जागृत हो गई थी। तो लेखक की कितने वर्ष की आयु थी, ये प्रश्न मैं आप सभी को वैसे भी करवा चुकी हूँ इस टाइप के। तो एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लो फटाफट, सारे क्वेश्चन वहां पर कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर पैराग्राफ की मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो देखो, लेखक की कितनी वर्ष की आयु थी जब भारतेंदु के प्रति उनका जो झुकाव था वो बढ़ता चला जा रहा था, जो भावना थी वो जाग चुकी थी भारतेंदु के प्रति। तो पहला 8 वर्ष, दूसरा 10, तीसरा 12 है, और चौथा 14 है। तो आप सभी ने सही आंसर दिया होगा, मैं यही मान कर चल रही हूँ। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये आपका। तो 8 वर्ष इसका सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला। अगला देखते हैं। अगला देखो, भारतेंदु मंडल के रचनाकार का नाम चुनिए। तो भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है। पहला रेणु, दूसरा प्रेम घन, तीसरा गुलेरी, और चौथा वजहत। तो क्या ऑप्शन होगा इसका। भारतेंदु मंडल के रचनाकार का नाम, तो भारतेंदु मंडल के रचनाकार का नाम क्या था, प्रेम घन था। तो इसलिए इसी नाम पर उनका जो ये पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति भी लिखा गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला देखो, देखिए, अगर आप जो है पैराग्राफ रीड कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर आप सभी को क्या क्या मिलेगा, पोल साइंस, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, ये सारे भी करवाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स भी करवाए जाते हैं।
देखो, मूर्ति की भांति खड़ा हुआ, कंधे तक बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, वो व्यक्ति कौन था? ये पूछा गया। तो लेखक स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो बताता है, क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिखाया गया ना, मूर्ति खड़ी हुई दिखाई दी। तो लेखक को दूर से देखकर ऐसा लगा कि जो छज्जे पे व्यक्ति खड़ा है, वो एक मूर्ति है, उसे व्यक्ति नहीं लगा। तो बाल बिखरे हुए जो व्यक्ति था, वो कौन था? मूर्ति की भांति जो दिखाई दे रहा था लेखक को। पहला ऑप्शन लेखक का सहपाठी, दूसरा लेखक के पिता का मित्र, तीसरा भारतेंदु मंडल का रचनाकार और चौथा लेखक का खास संबंधी। तो बताओ, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि भारतेंदु मंडल का रचनाकार यानी कि प्रेम घन जो अभी हमने पढ़ा, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ दे दिया गया, मैं रीड कर देती हूँ। मैं भी अब अपने यानी कि अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत वह लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जैसे निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वह अधिकतर किसकी थी? वकील, मुख्तियार, कचहरी के अफसरों और जो अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रखकर छोड़ दिया। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत करने लगे। इसी बीच में मैं उधर जा रहा था। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। यानी कि अभी तक उसे ये समझ में नहीं आया है लेखक को कि उसकी सूरत देखकर उसे कैसे पता चल गया कि इनका रुझान हिंदी की तरफ ही होगा। ऐसा क्या उनके चेहरे पर ऐसा लिखा हुआ था? अब चलो आगे देखो, प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से अपने एमसीक्यूज। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है आपका। पहला प्रेम घन की छाया स्मृति, दूसरा कच्चा चिट्ठा, तीसरा संवध्या और चौथा जहां कोई वापसी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? पहला प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मंडली किसने तैयार की थी? तो मंडली किसने तैयार की थी, ये पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। पहला है अकेले लेखक ने, दूसरा लेखक के पिता ने, तीसरा साहित्य अकादमी ने और चौथा लेखक समवयस्क साहित्य प्रेमी ने। तो बताओ किसने की थी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, लेखक समवयस्क साहित्य प्रेमियों ने जो है मंडली तैयार की थी। यानी कि लेखक के साथ साथ जो और बाकी जो उसके दोस्त थे, जो क्या है साहित्य के प्रति उनका प्रेम था, वो सब मिलकर उन्होंने मंडली का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली मिल गई? तो बहुत ही कम उम्र की आयु में लेखक को क्या मिल गई थी? जो हिंदी प्रेमी थी उनकी मंडली मिल गई थी। तो करेक्ट जो उम्र है वो पूछी गई है, पहला 16, दूसरा 18, तीसरा 20 और चौथा 22। तो भारतेंदु के प्रति अगर कहा जाए भारतेंदु के प्रति उनका जो झुकाव है वो 8 वर्ष की आयु से जो उनके अंदर भावना थी आनी शुरू हो गई थी, और 16 वर्ष की आयु में उनकी जो मंडली है वो बन चुकी थी। तो हिंदी साहित्य के प्रति जो प्रेमी मंडली है वो बन चुकी थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। आप सभी को ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं बहुत स्पीड में करवा रही हूँ, क्योंकि देखो टाइम कम है आप सभी के पास, आप सभी का एग्जाम है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो आप सभी का। क्या देखो, तो लाइक कर दो फटाफट मेरी इसी स्पीड पर, आप सभी की भी लाइक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेखकों की मंडली में साहित्य की कैसी भाषा में चर्चा होती थी? तो लेखकों की मंडली में जो साहित्य की जो भाषा का प्रयोग होता था वो कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? पहला सामान्य बोलचाल की भाषा, दूसरा आंचलिक भाषा में, तीसरा उत्कृष्ट भाषा में और चौथा गवारू भाषा में। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि उत्कृष्ट भाषा में जो है लेखकों के बीच में, जो लेखकों की मंडली थी उनके बीच में क्या होती थी? बातचीत होती थी, उत्कृष्ट भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक मंडली में किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता था? तो लेखक मंडली में बार बार किस शब्द का प्रयोग होता था? तो पहला यहाँ पर है अवश्य, दूसरा जनाब, तीसरा श्रीमान और चौथा निसंदेह। तो अभी अभी हमने ऊपर जो रीड किया अपना पैराग्राफ उसमें बताया निसंदेह शब्द क्या है, बार बार प्रयोग करते थे, इस वजह से उनका नाम भी क्या है, उनकी मंडली का नाम निसंदेह रख दिया गया था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो होगा किस प्रकार के प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर हमें अगला पैराग्राफ दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, मैं पैराग्राफ बहुत स्पीड से रीड करने की कोशिश करूंगी, तो ध्यान से देखना। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था।
अब उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटके हुए थे उनके। और आगे का बता रखा है इन्होंने, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट झाट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता होती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से बिल्कुल ही एकदम निराला था। तो यहाँ पर जो है, जो ये बताए गए हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हमने सब कुछ देख रखा है। वैसे तो आगे देखो क्वेश्चन अपना यहाँ पर फर्स्ट वाला, प्रस्तुत निबंध के लेखक का नाम चुनिए। तो ये जो निबंध लिखा गया है इसके लेखक का नाम क्या है? पहला है यहाँ पर हजारी प्रसाद, दूसरा चंद्रधर शर्मा, तीसरा यहाँ पर निर्मल वर्मा और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दो राय नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, लेखक की मित्रता किससे हो गई थी? तो लेखक की मित्रता किससे हुई? पहला यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी, दूसरा श्याम नारायण, तीसरा जेपी नारायण और चौथा बद्री प्रसाद शुक्ल। तो जो लेखक है उसकी मित्रता बद्री नारायण चौधरी से हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे देखो, प्रेम घन को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो प्रेम घन को जो लोग हैं वो किस नाम से पुकारते थे? पहला ठाकुर साहब, दूसरा राणा जी, तीसरा चौधरी साहब और चौथा राजा जी। तो प्रेम घन को जो लोग थे वो चौधरी साहब के नाम से पुकारते, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे देखो, चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? तो किस प्रकार के व्यक्ति थे चौधरी साहब? अभी अभी उनके बारे में सब कुछ बताया है। तो पहला हिंदुस्तानी आम आदमी थे, दूसरा हिंदुस्तानी रईस थे, तीसरा हिंदुस्तानी व्यापारी थे और चौथा, ये सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा? देखो यहाँ पर हमारा केवल और केवल हिंदुस्तानी रईस जो है वो ही बताया गया हमारे पैराग्राफ में, तो वही सही होगा, केवल और केवल। अगला देखो क्वेश्चन है, उनकी किस अदा से रियासी झलकती थी? यानी कि कौन सी ऐसी अदा थी जिससे उनकी रियासी यानी कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, वो चीज कहाँ से झलकती थी? पहला है, घर में सभी त्योहारों का आयोजन करते थे। दूसरा, एक व्यक्ति तश्तरी में पान रखकर पीछे घूमता था। तीसरा, त्योहारों में जमकर उत्सव होता था और चौथा, ये सभी विकल्प सही है। तो पहला चेक करें, घर में हर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगला देखो, एक तश्तरी लिए पान की उनके पीछे घूमते थे, इससे भी दिखता है। और त्योहारों में जमकर उत्सव होते थे, इससे भी दिखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाएगा। ये सभी विकल्प अपने सही हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने आ जाएगा अभी फटाफट, तो देर किस बात की है। अगला ये प्रश्न आ गया, छोटा सा हमें पैराग्राफ दे रखा, मैं रीड कर देती हूँ। वे लोगों को प्रह बनाया करते थे, इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुराने परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम क्षण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खड़े खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कविता पूरा हो गया, यानी कि कविता की अधूरी लाइन रही थी वो पूरी हो गई। उन्हें देखते ही क्या पूरी हुई, चलिए देखते हैं। और वामन जी ने नीचे से वह कविता ललकार कर जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। बड़ी 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 जो मजाकिया बात मुझे सबसे अच्छी यही लगी थी इस पूरे चैप्टर में, बहुत मजाक भी है इस चैप्टर में। तो अपना देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से अवतरित है? सिंपल है, प्रेम घन की छाया स्मृति से है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो, इससे आप सभी को पता चल जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन डिटो भी आ सकते हैं, आप सभी को सेम भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अंश में जो लेखक ने किस बात पर प्रकाश डाला? तो किस बात पर प्रकाश डाला जो पैराग्राफ दिया गया है? पहला, मिर्जापुर की भौगोलिक स्थिति पर, दूसरा चौधरी साहब की व्यक्तिगत विशेषताओं पर, तीसरा मुगलों के इतिहास की, और चौथा लेखक स्वयं अपने बारे में। तो किस बात पर प्रकाश डाला है लेखक ने? तो यहाँ पर चौधरी साहब की जो व्यक्तिगत विशेषता है उस पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर अपना ये जो बी होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चौधरी साहब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखते हैं, वामनाचार्य गिरी कौन थे? तो कौन थे वामनाचार्य गिरी, उनके बारे में बताया गया ना। पहला है मिर्जापुर के नवाब, दूसरा मिर्जापुर के प्रतिभाशाली कवि, तीसरा मिर्जापुर के रईस व्यापारी और चौथा मिर्जापुर के प्रख्यात प्राध्यापक। तो कवि बताए गए हैं वो मिर्जापुर की प्रतिभाशाली, तो इसलिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं,
कंधों पर बाल छिटकाए देखकर वामनाचार्य गिरी ने प्रेम घन को कौन सी नारी कहा? तो कंधों पर बाल छिटकाए हुए वामनाचार्य ने जो लास्ट लाइन कही थी अपनी कविता की, वो कौन सी थी? पहला है नारी मुगलाने की, दूसरा नारी मुल्ताने की, तीसरा नारी अहिंद की और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा नारी मुगलाने की ठीक होगा हमारा। और देखो जैसे आज सुबह से कितनी लगातार आप सभी की जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ऐसा नहीं है देख देख के आप बस चले जाओ, नहीं, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके साथ साथ जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप सभी इतना तो कर ही सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो जो गद्यांश है उसमें किस शैली का प्रयोग है? पहला चित्रात्मक शैली, दूसरा विवेचनात्मक शैली, तीसरा व्यंग्यात्मक शैली और चौथा ये सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो जो गद्यांश है उसमें हमारा जो है जो विवेचनात्मक शैली है उसका प्रयोग हुआ है, तो ये अपना ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला जो है अब हमारा जो एक काव्यांश है, सॉरी काव्यांश बोल दिया, गद्यांश है उस पर आधारित है। काफी बड़ा है, आप सभी रीड कर लेना इसको, फटाफट देख लो। हमारा जो चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है वो यही दे रखा है, तो इसलिए आप सभी को पता भी होगा। तो आई थिंक आप सभी ने रीड कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। अब देखो चलो आंसर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला तो वही पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल की किस विधा, अच्छा अलग क्वेश्चन आ गया। प्रस्तुत अंश रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विधा का अंश है? तो पहला निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा उपन्यास और चौथा लेख। तो कौन सी का है ये? अभी अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि इस निबंध में क्या किया गया, इस तरीके से पूछा गया था ना। तो निबंध का अंश है, तो ये ध्यान रखना, प्रेम घन की छाया स्मृति एक निबंध है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखो, उर्दू बेगम किस प्रकार की पुस्तक है? तो ये कौन सी प्रकार की पुस्तक है ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है दुखांत, दूसरा विनोदपूर्ण, तीसरा व्यंग्यपूर्ण और चौथा ठेठ मनोरंजक। बताओ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन विनोदपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर इन्होंने जो दिया होगा उसमें बताया होगा उर्दू किस प्रकार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, चौधरी साहब हिंदी भाषा को कौन सी भाषा कहते थे? तो चौधरी साहब हिंदी भाषा को किस प्रकार की भाषा बताते हैं? पहला है वित्सली, दूसरा गामिनी, तीसरा प्रचारिणी और चौथा नागरी। तो किस प्रकार की भाषा कहते थे हिंदी को? बताओ भाई। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागरी भाषा कहते थे। अगला क्वेश्चन, नगर अपभ्रंश से किन लोगों की भाषा विकसित हुई? तो नगर अपभ्रंश से कौन से लोगों की भाषा विकसित हुई है? पहला है असभ्य लोगों की, दूसरा शिष्ट लोगों की, तीसरा कम पढ़े लिखे लोगों की और चौथा ये सभी विकल्प सही हैं। तो अगर आपको चैप्टर पता है, पैराग्राफ अच्छे से रीड किया है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर होगा शिष्ट लोगों की भाषा। यानी कि जो कवि हैं, जो यहाँ पर जो ये क्या नाम है, जो लेखक चौधरी साहब है वो क्या नगर को नागरी कहते थे, तो इसलिए नगर जो भी बोलता था उसे वो शिष्ट लोगों की भाषा कहते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने फोर्थ वाला है, चौधरी साहब मिर्जापुर, मिर्जा, यहाँ पर मिर्जा कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, का क्या अर्थ बताते थे? पहला शिवपुर, दूसरा हनुमान गड्डी, तीसरा लक्ष्मीपुर और चौथा नैनापुर। तो यहाँ पर नैनापुर लिखा, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मीपुर बताते थे, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पर किस पर आधारित, गद्यांश पर आधारित चैप्टर 1 के कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही मैं सोच के चल रही हूँ कि आप सभी ने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिए होंगे, लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर सकते हो आप सभी लाइक, वही कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो फटाफट, साइड में बेल आइकन है तो बेल आइकन प्रेस कर दो। किसी चीज़ में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर संपर्क करना। देखो भाई, ऐसे आप सभी करते हैं कि कमेंट कर दी है, फिर उसके बाद कहते हैं मैम रिप्लाई नहीं किया। तो देखो मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक अपना टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं क्या करती हूँ, सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आप सभी देखते भी होंगे हमारे चैनल पर, आप सभी को रिप्लाई मिलता भी है। तो इसलिए आप सभी टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों की। तो रिप्लाई जो है आप सभी को दे दिया जाता है, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, जिस भी टाइम मैं फ्री होती तभी करती हूँ कमेंट का रिप्लाई। तो इसलिए आप सभी कमेंट कीजिए, पर ये मत सोचिए जैसे आपने कमेंट की है वैसे ही हमारी जो टीचर यानी कि जो मैं हूँ, मैं आप सभी की कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी, नहीं। उस टाइम पर मैं क्या पता मैं यूज़ कर रही हूँ ना कर रही हूँ फ़ोन। तो इसलिए आप सभी कमेंट करके मुझसे अपनी जो भी आपकी क्वायरी है वो पूछ सकते हो।
साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे पास, केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड। और उसके साथ साथ जो है आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्योंकि अब देखो वीडियोज़ इतनी सारी आ रही हैं आप सभी की, क्लासेज इतनी सारी हो रही हैं आज आप सभी की, तो जो यूट्यूब होता है वो केवल और केवल 3 क्लासेज जो होती हैं, यानी कि 3 वीडियोज़ जो होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सेंड करता है। तो इसलिए कोई वीडियो निकल ना जाए, आपके हाथों से रह ना जाए और फिर एग्ज़ाम के बाद पता चले मैम ने तो ये भी करवाया हुआ था। तो इसलिए पहले ही आप सभी सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।